मैं रवसन कुमार मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का जो टेस्ट सीरीज मेरा चलता है मंडे टू सैटरडे वो लाया हूं, जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम के दृष्टि से यह टेस्ट सीरीज काफ़ी सही साबित होता है। और जो भी इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू एक रूटीन की तरह फॉलो करते होंगे तो उनको इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिलता होगा। इस 40 क्वेश्चन में चारों ऑप्शन का डिस्कशन किया जाता है और आप चारों ऑप्शन को ध्यान से अगर सुनेंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा इससे लाभ मिलेगा। और जब यह आप सीरीज 6 मंथ कंटिन्यू कर लेंगे तो आपका जीके जीएस की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाइएगा वनडे का तो उसमें आप अच्छे करके आइएगा। पढ़ने का एक सही तरीका यही होता है कि आप कंटिन्यू पढ़ें, डेली पढ़ें। इसलिए एक दिन पढ़ें और 2 दिन नहीं पढ़ें तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो। आप डेली पढ़ें, 5 ही घंटा पढ़ें लेकिन डेली पढ़ें। डेली पढ़ने से क्या होता है कि आपका कंटिन्यूटी हमेशा बनी रहेगी। और सेट प्रैक्टिस डेली करें। सेट प्रैक्टिस से आपको पता चलता है कि आपकी तैयारी क्या है और क्या नहीं है। अगर आप 40 क्वेश्चन का ये सेट मारते हैं तो आप में का उसमें कौन सा पर्सन गलत हो रहा है, कौन सा पर्सन सही हो रहा है, उस पर आपको ध्यान देना है। और उसके बाद जहाँ आपकी गलती हो रही है वहाँ आपको ज़्यादा मेहनत करना है। ऐसे क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमज़ोर है। उस पर मेहनत कीजिएगा तो आपका स्कोर इंक्रीज कर जाएगा। जब आपका स्कोर इंक्रीज कर जाएगा तो आप एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपका नंबर काफ़ी अच्छा रहेगा और रिजल्ट भी होगा। इसलिए पढ़ने का यही तरीका होता है, नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते रहें। तो एक सब्जेक्ट से किसी भी एग्ज़ाम में रिजल्ट नहीं होता है। आपको हर सब्जेक्ट पर 60% पकड़ होना चाहिए, तभी आपका एग्ज़ाम में रिजल्ट होगा। चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने लोग अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि इस 40 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज में आपका नंबर कितना आ रहा है। अगर इस पीडीएफ को आप पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम से ज़रूर जुड़े। मेरा जो टेलीग्राम है मिशन जीएस एकेडमी पटना से, आप वहां जुड़ जाएं और इस पीडीएफ को वहां डाल दिया जाता है। वहां से आप डाउनलोड करें और उसके बाद सेट को बनाएं। सेट बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपका नंबर कितना आ रहा है। अभी जो सीजीएल का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें इस सीरीज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन टकरा रहे हैं। जो भी लोग सीजीएल के एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता चला होगा और इस सीरीज को अगर देखे होंगे तो मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा। चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन का शुरुआत करता हूँ। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन बी दयाराम सरस्वती, ऑप्शन सी राजाराम मोहन राय, ऑप्शन डी ज्योतिबा फुले। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए आत्माराम पांडु प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। इन्होंने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। वही दयाराम सरस्वती की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था। वही राजा राम मोहन राय की बात करें तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था 1815 में। वही ज्योतिबा फुले की बात करें तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 में किया था। इस तरह कभी कभी आपको इस क्वेश्चन को मिलाने को भी आता है। एक तरफ देता है सन और दूसरे तरफ उसका नाम, तो आप मिलाइएगा। जब तक आपको सन नहीं याद रहेगा तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, आगरा शहर की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए बलवन, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा शहर को बसाया था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो बलवन तुर्कान ए चिहलगानी का विनाश किया था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था, जिन्होंने अपना विवरण रेहला में दिया था। वही ऑप्शन डी की बात करें
द अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किए थे? क्वेश्चन नंबर 3, जलियांवाला बाग भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पंजाब। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो बिहार में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1917 में किया था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो हरियाणा के पानीपत में प्रथम लड़ाई पानीपत के 1526 में बाबर और हेमू के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था या अंगीकृत किया गया था। वही कहता भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1904, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन डी 1907। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह ने किया था। जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो थे। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस 2 भागों में बंट गया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के राष्ट्रगीत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी कवि प्रदीप। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ राष्ट्रगीत क्या बात कह रहा है तो राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। वही राष्ट्रीय गान क्या बात कहता तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रीय गान लिखा गया था जो कि 52 सेकंड में गाया जाता है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो कवि प्रदीप ये मेरे वतन के लोगों का लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय गान कौन लिखे थे? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन डी प्रदीप कवि। तभी आपको इस क्वेश्चन की चर्चा ऊपर किया गया है तो इसका आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा राष्ट्रीय गान लिखा गया था जो कि 52 सेकंड में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान का स्वरूप है? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी संघात्मक, ऑप्शन सी अध्याक्षात्मक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी संघात्मक है। क्वेश्चन नंबर 9, कबीर किनके शिष्य थे? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन डी सूरदास, ऑप्शन डी रामानंद। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी कबीर रामानंद के शिष्य थे। वही ऑप्शन ए की बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। वही ऑप्शन डी की बात करें तो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास के द्वारा किया गया था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो सुरसागर सूरदास के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन बी अमृता प्रीतम। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला अमृता प्रीतम थी। क्वेश्चन नंबर 11,
विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, ऑप्शन बी आर्कटिक महासागर, ऑप्शन सी प्रशांत महासागर, ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। वही विश्व का दूसरा महासागर सबसे बड़ा आपको हिंद महासागर है। वही तीसरा कहेगा तो आपको अटलांटिक महासागर है। वही चौथे स्थान पर आपको आर्कटिक महासागर है। प्रशांत महासागर के सबसे गहरा मेरियाना गर्त है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, जिसका शासनकाल 1856 से लेके 1862 तक था। इन्हीं के शासनकाल में 1857 का विद्रोह मेरठ से हुआ था 10 मई को। वही लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। इनके शासनकाल में 1852 में ईमान कमीशन की स्थापना की गई थी और इन्हीं के शासनकाल में 16 अप्रैल को 1853 को रेल चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर। वही ऑप्शन सी की बात करें तो लॉर्ड रिपन का शासनकाल 1880 से लेकर 1884 तक था। इनके शासनकाल में 1881 में नियमित जनगणना हुआ था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो लॉर्ड लिटन का शासनकाल 1876 से लेकर 1880 तक था। इनके शासनकाल में आईएएस यानी संघ लोक सेवा आयोग के आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, योग दर्शन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी कपिल मुनि, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी पतंजलि। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पतंजलि। योग दर्शन के स्थापक पतंजलि थे। वही गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तरी बिहार में कौन सा एक गणतंत्र राज्य है? ऑप्शन ए कन्नौज, ऑप्शन बी आंग्ल, ऑप्शन सी मगध, ऑप्शन डी वज्जी। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी वज्जी। वज्जी जो वैशाली में पड़ता है और उत्तरी बिहार में वैशाली पड़ता है, तो उत्तरी बिहार का गणतंत्र राज्य वैशाली है। वही दक्षिणी बिहार की बात करता तो मगध आंसर हो जाता। मगध की राजधानी आपको राजगीर है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो कन्नौज की राजधानी फिरोजपुर है। क्वेश्चन नंबर 15, द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कुंडलवन, ऑप्शन डी राजगीर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी वैशाली। द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन जम्मू कश्मीर में हुआ था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति राजगीर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन ए पश्चिम से पूरब, ऑप्शन डी पूरब से पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर से दक्षिण, ऑप्शन डी दक्षिण से उत्तर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए पश्चिम से पूरब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो सबसे कम जनसंख्या की बात कहा है तो इसका आंसर आपको सिक्किम हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। वही सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात करेगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको उत्तर प्रदेश में है। वही जनसंख्या घनत्व की बात कहेगा तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अपना बिहार में है, जो कि 1106
1106 किलोमीटर प्रति वर्ग में लोग रहते हैं। वही सबसे कम क्या बात कहता, तो अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग 1 किलोमीटर के वर्ग में रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए अस्थि, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी न्यूरोतंत्र। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी सी किडनी। नेफ्रोलॉजी में किडनी का अध्ययन किया जाता है। वही ऑस्टियोलॉजी में अस्थि का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो हृदय हमारे शरीर में रक्त को पंपिंग करता है और ऑक्सीजन को परिवहन भी करता है। तंत्रिका तंत्र का मात्रक न्यूरॉन होता है। क्वेश्चन नंबर 19, हेमेटाइट किसका अयस्क है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी मैग्नीज, ऑप्शन डी लोहा। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी लोहा। हेमेटाइट का अयस्क लोहा है। वही तांबा का निष्कर्षण कॉपर पैराइट से किया जाता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो चांदी का निष्कर्षण अर्जेंटाइन से किया जाता है। चांदी का संकेत एजी होता है। वही तांबा का संकेत सीयू होता है। क्वेश्चन नंबर 20, मौलिक कर्तव्य को किस वर्ष जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1980, ऑप्शन डी 1982। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए 1976 में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुई थी। वही ऑप्शन डी की बात करें तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। अभी वर्तमान में नाबार्ड के सीईओ जी चिंताला हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बिहार स्थापना दिवस किस तिथि को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मार्च, ऑप्शन बी 22 मार्च, ऑप्शन सी 24 मार्च, ऑप्शन डी 28 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी 22 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार में 2010 से बिहार दिवस मनाया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी मद्रास। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी कोलकाता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कोलकाता में है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। वही इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 23, विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश सबसे पहले स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए तुलु वंश, ऑप्शन बी सालू वंश, ऑप्शन डी अडियार वंश, ऑप्शन डी संगम वंश। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी संगम वंश। क्वेश्चन नंबर 24, मल्लार पेरियार बांध किस राज्य में है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी कर्नाटक। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी केरल। मल्लार पेरियार बांध केरल में है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा सेब होता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा केला होता है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा कहवा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, बैरोमीटर के पठन में अचानक गिरावट किसका संकेत देता है? ऑप्शन ए आंधी और तूफान, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी अधिक तापक्रम, ऑप्शन डी कम तापक्रम। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए आंधी एवं तूफान।
बैरोमीटर का अचानक गिरना आंधी एवं तूफान होता है। वही बैरोमीटर का धीरे धीरे गिरना वर्षा का संकेत करता है। वही बैरोमीटर का धीरे धीरे ऊपर जाना मौसम साफ होने का संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 26, सुलाय कूची वस्त्र उद्यान भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी असम। क्वेश्चन नंबर 27, नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में कौन परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन डी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बैक्टीरिया। वही ऑप्शन ए की बात करें तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो वायरोलॉजी में वायरस का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, चौसा की लड़ाई किन दो व्यक्तियों के बीच में हुआ था? ऑप्शन ए अकबर और शेरशाह सूरी, ऑप्शन बी शेरशाह एवं हुमायूं, ऑप्शन सी शेरशाह और शाहजहां, और ऑप्शन डी शेरशाह एवं जहांगीर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी शेरशाह और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध हुआ था 1539 में, जिसमें हुमायूं की जीत हुई और शेरशाह भाग गया। क्वेश्चन नंबर 29, एम्पियर किसकी मात्रक है? ऑप्शन ए विद्युत धारा, ऑप्शन बी विद्युत शक्ति, ऑप्शन डी विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन डी विद्युत धारिता। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए विद्युत धारा। विद्युत धारा एम्पियर का एसआई मात्रक है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो विद्युत शक्ति वाट का मात्रक है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो विद्युत प्रतिरोध ओम का मात्रक है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो विद्युत धारिता फराडे का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 30, घना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी घना पक्षी अभयारण्य राजस्थान राज्य में है। वही महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा बंदरगाह नवासावा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा आपको काजू होता है। वही तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा भूरा कोयला होता है। क्वेश्चन नंबर 31, फिरोजाबाद किसका उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? सबसे पहले फिरोजाबाद आपको उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन ए कांच की चूड़ियाँ, ऑप्शन सोने की जेवर, ऑप्शन कार उद्योग, ऑप्शन डी फर्नीचर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद में सबसे ज़्यादा मिलता है। वही मुरादाबाद में पीतल का बर्तन सबसे ज़्यादा बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए पंडित नेहरू, ऑप्शन बी विनोबा भावे, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी सरदार पटेल। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। वही पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में किया था। वही ऑप्शन सी की बात करें तो महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को किया था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो सरदार पटेल ने बरदौली सत्याग्रह 1928 में की थी, जो कि बरदौली गुजरात में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 33, गीता रहस्य नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी पंडित नेहरू, ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी लोकमान्य तिलक। गीता रहस्य का लेखक लोकमान्य तिलक हैं।
वही ऑप्शन ए की बात करें तो महाभारत का लेखक वेद व्यास है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो रामायण का लेखक वाल्मीकि है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए लोकसभा। लोकसभा लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। लोकसभा की बात अनुच्छेद 93 में कही गई है। वही राज्यसभा की बात लोकसभा अध्यक्ष की बात अनुच्छेद 93 में कही गई है। वही राज्यसभा के अध्यक्ष के बाद 89 में कही गई है। वही ऑप्शन सी की बात करें तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। क्वेश्चन नंबर 35, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना किया था। वही ऑप्शन ए की बात करें तो महात्मा गांधी आपको साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी की थे। वही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। वही आनंद भवन की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 36, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? ऑप्शन ए 60 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 65 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ उच्चतम न्यायालय की बात कही जा रही है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 65 वर्ष होती है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु 62 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 37, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बड़ौदा, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी पूना, ऑप्शन डी रानीखेत। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी पूना। मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज आपको पूना में है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो देहरादून में आपको क्वेश्चन नंबर 38, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए जिनेवा, ऑप्शन बी द हेग, ऑप्शन सी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी स्विट्जरलैंड। इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन ए जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। वही अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो IMF का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। वही ऑप्शन डी की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 39, असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1924। इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 1922। असहयोग आंदोलन की शुरुआत की बात कही जाएगी तो 1920 को हुआ था और यह 11 फरवरी 1922 को ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड जो गोरखपुर में हुआ था इसी के वजह से इसको बंद किया गया था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। वही ऑप्शन डी की बात करें तो 1924 में महात्मा गांधी ने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। क्वेश्चन नंबर 40, आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन, पिछौला झील कहाँ है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बालसोर, ऑप्शन डी जयपुर। आपको इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उदयपुर। पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में है। इस तरह आज 40 क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे और 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का आंसर बताया गया है और इस चारों ऑप्शन को आप
एक अच्छे तरीके से जिस तरह क्लासरूम में बैठकर पढ़ा जाता है वैसे अगर पढ़ते होंगे तो आपको काफ़ी इससे लाभ मिलता होगा। और इस चारों ऑप्शन को आप ध्यान से सुने और अपने नोटबुक में नोट जरूर करें। नोट करने से होता क्या है कि नोट आप जब अपने नोटबुक में कर लीजिएगा तो आपको रिवीजन करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। एग्ज़ाम से पहले आपको रिवीजन करके ही एग्ज़ाम देने जाना चाहिए। सही तरीका यही माना जाता है। जब आपको एग्ज़ाम 5 से 10 दिन के बीच रहता है तो आपको कोई भी नया चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उस समय आप जितना रिवीजन कीजिएगा आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। रिवीजन करने से डाउट क्लियर होता है। एग्ज़ाम देने से पहले अगर आप डाउट अपना क्लियर कर लिए तो आपको वहाँ ऑप्शन में कोई डाउट नहीं होगा। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप उसमें डायरेक्ट आंसर खोजिएगा। इससे क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा, और जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगी तब तक आपसे कुछ होने वाला नहीं है। आप जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा आप डाउट में ही रहिएगा कि मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप रिवीजन ज़रूर करें। अभी तक मैंने आपको 42 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आज मेरा ये 43वां वीडियो है। और जो भी लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाएं, सीरियल से उस वीडियो को देख लें और उसके बाद किसी भी एग्ज़ाम में बैठे तो आपको इससे काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा और आपको इससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा टकराएंगे। जो आगामी एग्ज़ाम बिहार दरोगा, बीपीएससी, सीडीपीओ, एसएससी, एनटीपीसी और जीडी का जो होने वाला है उसमें इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। और मेरा करंट अफेयर्स का टेस्ट सीरीज शाम को 7 बजे चलता है, जिसमें 50 क्वेश्चन रहता है और 50 क्वेश्चन में मैं हर संभव कोशिश करता हूं कि कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट दूं। मैंने कल के वीडियो यानी कि सेट नंबर 4 में मैं आपको 24 राज्यों का राज्यपाल और मुख्यमंत्री का चर्चा किया हूँ। उस वीडियो को आप जाएं और देखें और अपने नोटबुक में लिखें। इसलिए आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में किसी न किसी राज्य का राज्यपाल और नहीं तो मुख्यमंत्री जरूर पूछा जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि यह सीरीज आपको काफ़ी अच्छा लगता होगा और लगना भी चाहिए। जो भी लोग चैनल पर हैं नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मैं इसी के साथ आज का सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं शाम में 7 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।